हेलो। गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं सुषमा तिवारी, लिटिल फ्लावर स्कूल सलेमपुर से क्लास 10 के बच्चों को पुनः आज हिंदी साहित्य के गद्य भाग का पाठ 9 भेड़ और भेड़िए भेड़ और भेड़िए शीर्षक के बारे में मैं आपको कुछ पढ़ाऊंगी आज। अभी तक इस पूरे पाठ को हमने पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो अभी तक आपने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट में जितना था उसको हमने आपको बताया। जो अभ्यास पुस्तिका का प्रश्न उत्तर है वही आज आपको हम ये 5 और 6। तो अभी हम आपको 6th पार्ट का पढ़ाएंगे। आपके अभ्यास पुस्तिका का 172 आप अपना वर्कबुक देखेंगे, पेज नंबर 172, पैराग्राफ नंबर, गद्यांश पर आधारित प्रश्न का पैराग्राफ नंबर, अनुच्छेद जो है गद्यांश वह 9 यानी 9। तो अभी आप कल तक पढ़े थे, जितना प्रश्न हमने आपको बताया, जो होमवर्क भी दिया वह उसका भी उत्तर हमने आपको बता दिया। फिर आज जो शेष प्रश्न बचे हैं उसके बारे में मैं एक एक प्रश्न का उत्तर, अब आप 10th में पढ़ते हो तो बोर्ड पर मैं उसका उत्तर नहीं लिखूंगी, लेकिन एक एक प्रश्न को बोल करके एक्सप्लेन कर रही मैं उसका उत्तर, और आप उसको ध्यान से सुनेंगे और फिर अपने वर्कबुक से समरी जो दिया है उससे हेल्प लेकर के आप लिखोगे। लेकिन कल तक का जो पढ़ाया गया है, जो होमवर्क दिया गया है, हमें उम्मीद है कि आप वह पूरा कर लिए होंगे। यदि नहीं भी किए होंगे किसी कारणवश तो ये बार बार मैं आपसे कह रही हूँ कि उसे आप पूरा कर लेना। एक भी प्रश्न बचा नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्कूल खुलते आपका एग्जाम होगा। इसलिए जो भी प्रश्न का उत्तर बताया जा रहा है के साथ आपका पेपर होगा, तो फिर आप नहीं लिखेंगे तो आपका सही रूप से नंबर नहीं आ पाएगा। इसलिए घर पर बैठे हैं लेकिन आप आराम से पढ़ सकते हो। तो कल जितना प्रश्न था सबका समझ में सबको आ गया होगा। अब आज आप अपना वर्कबुक निकालेंगे 172, गद्यांश नंबर 9, क्योंकि 7 और 8 होमवर्क था जिसका कि क्वेश्चन हमने आपको डिटेल में बता दिया था। यदि इसमें से मैं इसको पूरा कर लूंगी तो उसके बाद देखेंगे, अगर यदि कोई टफ क्वेश्चन लग रहा है तो फिर मैं उसको दोबारा भी रिपीट कर दूंगी। पहला गद्यांश है, भेड़िया जी अभी तक उसी तरह गर्दन डाले विनय की मूर्ति बने बैठे थे। ये गद्यांश है आपका। बीच में कभी कभी सामने की ओर इकट्ठी भेड़ों की ओर देख लेते और टपकती हुई लार को भुटक जाते। ये आपका पैराग्राफ है आपके टेक्स्ट बुक का पृष्ठ संख्या 61, पेज नंबर 61 पर ये गद्यांश है। उससे हेल्प लेकर के आप लिखोगे। पहला प्रश्न है, प्रश्न आप देखेंगे 7 हो गया, फिर ये 8, 9। पहला प्रश्न है, विनय की मूर्ति से क्या अभिप्राय है। प्रश्न आपके सामने वर्कबुक में होगा। विनय की मूर्ति से क्या अभिप्राय है, यहाँ इन शब्दों का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया। तो पहला प्रश्न इसमें है कि विनय की मूर्ति से क्या अभिप्राय है। तो प्यारे बच्चों, विनय मीन्स विनम्रता, और मूर्ति तो आप जानते ही हो, प्रतिमा। तो विनय की मूर्ति से अभिप्राय
नम्रता तथा दया से परिपूर्ण। नम्रता तथा दया से परिपूर्ण। तो लिखना शुरू करेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि विनय की मूर्ति से अभिप्राय, क्वेश्चन में देख लो, क्वेश्चन का ये शब्द है कि विनय की मूर्ति से अभिप्राय नम्रता दया से परिपूर्ण। अब पूछ रहा है कि यहाँ इस शब्दों का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है। तो यहाँ इन शब्दों का प्रयोग भेड़िए के लिए किया गया है, क्योंकि वह भेड़ों को मूर्ख बनाने के लिए यहाँ इसका प्रयोग कहानी में भेड़िए के लिए किया गया है, क्योंकि वह भेड़ों को मूर्ख बनाने के लिए मस्तक पर तिलक टीका लगाया है और गले में कंठी यानी माला धारण किया है और मुख में घास का तिनका दबाए हुए शीश को झुकाकर सज्जनता की मूर्ति बना बैठा। अब समझ में आया? फिर से एक बार देख लो, विनय की मूर्ति से क्या अभिप्राय है। तो विनय की मूर्ति से अभिप्राय विनम्रता या नम्रता, तो नम्रता तथा दया से परिपूर्ण होना। अब है यहाँ इन शब्दों का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है, स्पष्ट कीजिए। तो लिखेंगे यहाँ इन शब्दों का प्रयोग भेड़िए के लिए प्रयोग किया गया है, क्योंकि वह भेड़ों को मूर्ख बनाने के लिए मस्तक पर तिलक लगाए हुए है, गले में कंठी यानी माला पहना हुआ है और मुंह में घास का तिनका लगा करके और शीश को झुका करके बिल्कुल मूर्तिवत बना बैठा हुआ है। ये हो गया आपके इस प्रश्न का उत्तर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप लिख लेंगे। दूसरा प्रश्न है, बूढ़े सियार ने भेड़िए के हृदय परिवर्तन के संबंध में भेड़ों से क्या कहा था और क्यों? स्पष्ट कीजिए या समझाकर लिखिए, सेम चीज है। अब प्रश्न है कि बूढ़े सियार ने भेड़िए के हृदय परिवर्तन के संबंध में क्या कहा। तो देखो, बूढ़ा सियार छल से भेड़ों का भेड़िए के प्रति डर दूर करना चाहता था, इसलिए उसने भेड़िए को तिलक लगाकर, गले में कंठी पहनाकर, मुख में घास का तिनका लगाकर भेड़ों को विश्वास दिलाने के लिए यह रूप दिखाया। और प्रश्न है कि हृदय परिवर्तन के संबंध में भेड़ों से क्या कहा। तो आपके टेक्स्ट बुक में भी है, आप देखेंगे कि इन्होंने हृदय परिवर्तन के संबंध में यह कहा भेड़ों से कि इनका हृदय परिवर्तन हो गया है, ये 7 दिनों से कुछ भी अन्न ग्रहण नहीं किया है, यह एक तरह से उपवास में है, व्रत कर रहे हैं और 7 दिनों से ये घास ही खा रहे हैं, यानी ये हिंसा करना छोड़ दिए। ये 7 दिनों से हिंसा करना छोड़ दिए हैं, घास के तिनके खा करके ही जीवन अपना यापन कर रहे हैं। यह रात दिन भगवान का स्मरण कर रहे हैं और इन्होंने अपना जीवन जीव मात्र की सेवा में अर्पित कर दिया है। अब ये किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, किसी का रोम तक नहीं छूटे, तथा भेड़ों से तो इनको और अधिक लगाव है, विशेष प्रेम है। अब तक जो इन्होंने पाप किया है उसी के प्रायश्चित के कारण इनका सिर झुका हुआ, क्योंकि भेड़िए को बोलना नहीं था, बोलता तो भेद खुल जाता। तो क्वेश्चन में पूछा कि बूढ़े सियार ने भेड़िए के हृदय परिवर्तन के संबंध में भेड़ों
से क्या कहा और क्यों। तो बूढ़े सियार ने भेड़िए के हृदय परिवर्तन के संबंध में यह कहा कि यह अब बहुत ही महान हो गए हैं। 7 दिनों से इन्होंने कुछ भी नहीं खाया पिया, मात्र घास तिनका ही खाकर अपना जीवन बसर कर रहे हैं और यह संकल्प ले लिए हैं कि हिंसा यह जीवन पर्यंत जब तक जीवित रहेंगे तब तक हिंसा नहीं करेंगे। अब ये किसी का दिल नहीं दुखाते और विशेष करके भेड़ों से, यानी खुशामद कर रहा है कि विशेष करके भेड़ों से इनको कुछ विशेष ही लगाव, अधिक ही लगाव, इसलिए इन्होंने उसका प्रायश्चित जो कुछ भी इनसे पहले पाप हुआ है उसके लिए ये शर्मिंदा है, प्रायश्चित कर रहे हैं उपवास करके और उस शर्म के मारे ये सिर नीचा करके बैठे। अब समझ में आया कि यानी ऐसी बातें जब भेड़िया कहा तो भेड़ों का हृदय, एक तो भोली भाली भेड़े, इसका हृदय परिवर्तन। अब पूछ रहा है क्यों, क्योंकि यदि भेड़िया, बूढ़ा सियार भेड़िया के प्रति इस प्रकार की बातें नहीं करता तो भेड़ों का हृदय द्रवित भेड़िए के लिए नहीं होता। इसलिए उन्होंने अपने छल से भेड़िए का यह प्रारूप देकर के भेड़ों को इसके प्रति प्रभावित किया। अब है तीसरा प्रश्न, बूढ़े सियार ने भेड़ों की सभा को संबोधित करने में भेड़िए की क्या विशेषता बताई और क्यों। क्वेश्चन को पहले समझेंगे कि बूढ़े सियार ने भेड़ों की सभा को संबोधित करने में भेड़िया की क्या व्यवस्था बताई और क्यों। अब देखो, बूढ़ा सियार ये नहीं चाहता था कि भेड़िया भेड़ों के सामने अपना मुंह खोले, क्योंकि उसे भय था कि इससे इनकी असलियत सामने आ जाएगी। इसलिए उसने कहा, बुक का शब्द है, भाइयों और बहनों, आपके टेक्स्ट बुक में है, मैं भेड़िया संत से अपने मुखारबिंद से आपको प्रेम और दया का संदेश देने की प्रार्थना करता, पर प्रेम बस उनका गला, उनका हृदय भर आया। ये कौन कह रहा है? तो बूढ़ा सियार कह रहा है कि भाइयों एवं बहनों, भेड़िया संत से अपने मुखारबिंद से आपको संबोधित करने के लिए कुछ मीठे शब्द, कुछ ज्ञान भरी बातें उनसे कहने को कहता, परंतु वह विवश है। क्यों विवश है? कि इतना उनके हृदय में आप लोगों के प्रति दया का भाव आया है कि वह उनका हृदय भर आया है। उनकी आवाज, जब आदमी का गला भर जाता है द्रवित होकर के तो आवाज नहीं निकल पाती, इसलिए भावाक्वेग के कारण उनके कंठ अवरुद्ध हो गए हैं, वे बोल नहीं सकते। यह संभव था कि भेड़ों की सभा को संबोधित करते हुए अपने सामने, अब क्यों? तो क्योंकि यह संभव था कि भेड़िया जो है वह अपने सामने भेड़ों को संबोधित करते समय यदि उनके छोटे छोटे मुलायम कोमल बच्चों को देखता तो अपना नियंत्रण खो देता, क्योंकि भेड़िया तो हिंसक था। तो ये नाटक करने के लिए बता करके लाया था बूढ़ा सियार कि आप ऐसे ऐसे कीजिएगा। तो उनके तरफ से यह बोल रहा है कि अपने मुखारबिंद से आपको कुछ संबोधित करते, लेकिन भेड़िया इतने आपके प्रति दयालु हो गए हैं कि इनका हृदय भर आया है
और भावातिरेक यानी भाव की अधिकता के कारण इतना द्रवित हो गए हैं कि इनके मुख से बोला नहीं जा रहा है, ये बोल नहीं पा रहे हैं। अब है क्वेश्चन में कि भेड़िए की क्या विशेषता बताई और क्यों? क्यों का आंसर है कि यदि वह ऐसा नहीं कहता, अगर यदि भेड़िया अपने सामने भेड़ों को देख ही लेता केवल, कुछ संबोधित करना तो दूर की बात रहती, यदि अपने सामने भेड़ों को देखता तो वह अपने को रोक नहीं पाता। इसलिए बूढ़ा सियार ने भेड़िए के संबंध में ये बातें कही। 3 प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न देखेंगे, भेड़िया समाज के किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भेड़िया समाज के किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। मैं पहले भी व्याख्यान करते समय आपको बता चुकी हूं कि आज के नेता सभी नहीं, लेकिन ऐसे हैं शोषक वर्ग कि जो अपना काम निकलते ही, जहां ही चुनाव में जीत हासिल हुआ, वह अपना जेब भरना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि भेड़िया समाज के किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? तो यहाँ भेड़िया समाज के शोषक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। किस वर्ग का? तो शोषक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे क्योंकि शोषक वर्ग के व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए मिथ्या प्रचार करते हैं तथा भेड़ों के समान भोले भाले लोग उनके इस प्रकार के प्रचार प्रसार को समझ नहीं पाते और सियार जैसे चापलूस और लोभी व्यक्ति भी इसी श्रेणी में आते हैं। जनहित को ताक पर रखकर उल्लू साधने में लगे रहते हैं। मैं पहले भी आपको बताई कि आप देखेंगे चुनाव के समय हर नेता के साथ उनके कुछ इर्द गिर्द उनके चमचे उस सियार रूपी चमचे, यह भी शोषक वर्ग के ही अंतर्गत आता है कि वह जो सियार रूपी चमचे हैं और वह भेड़ रूपी भोली भाली जनता को अपनी बातों से, ये जो चमचे होते हैं, प्रभावित करके उस व्यक्ति के प्रति यानी भेड़िया रूपी उस नेता के प्रति इतना प्रभावित कर देते हैं कि भोली भाली भेड़ रूपी जनता उसके प्रभाव में आकर उसे पहचान नहीं पाती, उसका असलियत नहीं समझ पाती और उसे अपना मत देकर के विजयी बना देती। और वह इनका जो जनता उसे विजयी बनाती है उसी का शोषण करने लगते हैं। तो पहले भी मैं आपसे कितने बार बताई कि हर लोग एक जैसे नहीं होते, लेकिन यहाँ उस वर्ग के लोगों के लिए है कि जो शोषक हैं, जो चापलूस हैं, जो खुशामद किसी का करते हैं। जो खुशामद करने वाला व्यक्ति है, यदि किसी व्यक्ति का बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण बढ़ा चढ़ा करके उसकी खुशामद करता है, तो यह अवश्य समझ जाना चाहिए कि यह व्यक्ति उसका खुशामद करने वाला है, यह भी उसी शोषक वर्ग के अंतर्गत आएगा। अतः इस बूढ़े सियार रूपी चमचे से और भेड़िया रूपी नेता से, सभी नेता नहीं, उस हिंसक भेड़िया रूपी नेता से और उस शोषक बूढ़े सियार रूपी चमचों से सदैव सावधान रहना चाहिए और अपने मतों का प्रयोग सोच समझ करके देना चाहिए। वरना जिस प्रकार भेड़ें प्रभावित होकर और अपने ही शत्रु यानी हिंसक भेड़िया को बहुमत दे करके सत्ता दिलाती है, जंगल का सत्ता उसे मिल जाता है और वह उस भेड़िए का शोषण करने लगता है। अतः ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए।
तो अभी आप ये प्रश्न समझे कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि भेड़िया समाज के किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ भेड़िया समाज के शोषक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। तो सबसे ये भेड़िया समाज के किस वर्ग का प्रतिनिधित्व, तो शोषक वर्ग, और शोषक वर्ग के ही अंतर्गत यह सियार भी यानी चमचे भी उसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। यहाँ लेखक जो है भेड़िया और भेड़ों के माध्यम से स्वार्थी नेताओं और चमचे तथा भोली भाली जनता का प्रारूप दे करके उन्होंने तीखा व्यंग किया है। अपने कहानी को इन गद्यांशों के माध्यम से अपने भावनाओं को व्यक्त किया है। अब है ये 9 गद्यांश का 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आपका गद्यांश है 10। गद्यांश क्या है आपके टेक्स्ट बुक में देखेंगे या वर्क बुक में। और जब पंचायत का, संकेत में थोड़ा सा लिख दे रही हूँ, और जब पंचायत का चुनाव हुआ तो भेड़ों ने अपने हित रक्षा के लिए भेड़िए को चुना। हाँ देखो, अब है गद्यांश की लाइन है कि और जब पंचायत का चुनाव हुआ, अभी तक तो चुनाव प्रसार हो रहा था, अब आ गया चुनाव का दिन। जब चुनाव हुआ तो भेड़ों ने अपनी हित रक्षा के लिए भेड़ियों को चुना, यानी भेड़िए को चुना। अब क्वेश्चन है क्या, पंचायत के चुनाव से पहले भेड़ों ने क्या सोचा था। पंचायत के चुनाव से पहले भेड़ों ने क्या सोचा था। आप अपने बुक में पढ़े हैं कि एक बार वन में पशुओं की, जितने सारे वन जीव थे उनको ऐसा लगा कि अब वे सभ्यता के उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए। वन प्रदेश में भी प्रजातंत्र की स्थापना होनी चाहिए। भेड़ों ने सोचा कि यदि इस प्रकार की शासन व्यवस्था हो जाएगी तो वे अपने प्रतिनिधियों से कानून बनवाएंगे कि कोई जीवधारी किसी को भी न सताए, न मारे, सब जिए और जीने दें। तब उनका जीवन कितना सुखमय हो जाएगा। वन में सभी शांत, स्नेह, बंधुत्व तथा सहयोग से रहने लगेंगे। एक बार और आप समझेंगे। प्रश्न है, पंचायत के चुनाव से पहले भेड़ों ने क्या सोचा, समझा करके लिखिए। तो एक बार चुनाव से पहले, एक बार वन में पशुओं ने एक सभा की, उन्हें ऐसा लगा कि सभ्यता के इस स्तर पर हम लोग पहुंच गए हैं कि जहां पर उनके यहाँ उन्हें एक अच्छे शासन व्यवस्था की जरूरत है। इसलिए वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना की जाए। यानी वन प्रदेश में ये पशु, जितने वन के जीव थे, वे सभी आपस में विमर्श किए कि अब हम लोग सभ्यता के इस स्तर तक पहुंच गए हैं कि हमें एक ऐसी शासन व्यवस्था करनी चाहिए कि जिससे सभी लोग अच्छी तरह से रह सके। इसके लिए वन में प्रजातंत्र की व्यवस्था बनानी चाहिए। भेड़ों ने सोचा कि वन प्रदेश में जब इस प्रकार की व्यवस्था हो जाएगी
तो उसमें हम कानून बनवाएंगे कि कोई भी जीव किसी भी जीव को न सताए, न मारे, सभी चैन शांति से जिए और दूसरे को भी जीने। ये भेड़ों ने जो क्वेश्चन कर दिया है कि भेड़ों ने क्या सोचा था, तो ये वन की जो भेड़ों की संख्या अधिक थी उन्होंने ऐसा सोचा। फिर आपको ये 10वें में ख प्रश्न है, यानी क पहला आप हो गया। फिर दूसरा है पंचायत के चुनाव के समय भेड़ियों की चिंता का क्या कारण? पंचायत के चुनाव के समय भेड़ियों की चिंता का क्या कारण था, समझा कर लिखिए। तो भेड़े नहीं, पंचायत के चुनाव के समय, प्रश्न को दोबारा 2-3 बार पढ़ो, उसको समझो कि पंचायत के चुनाव के समय भेड़ियों की चिंता का क्या कारण था, समझाकर लिखिए। तो वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना की बात से, क्योंकि जो भेड़िया था, जो सियार था, वह भी वन का प्राणी था, लेकिन भेड़ों की संख्या अधिक थी। तो जब उन्होंने ऐसा सुना कि इस प्रकार के वन में बातें चल रही हैं कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था हो और ऐसा कानून बनवाया जाएगा कि कोई किसी को सताए नहीं, हिंसा ना करे, तो फिर वह ऐसा सुन करके चिंतित हो जाता है। फिर मैं इसके आगे मैं आपको बताऊंगी। अभी जितने प्रश्न का उत्तर बताए हैं आप अच्छी तरह से उसको लिख लेना, और शीर्षक का औचित्य या शीर्षक का संदेश क्या है ये आप होमवर्क के लिए नोट कर लेंगे। शीर्षक का औचित्य या शीर्षक का संदेश। शीर्षक का संदेश क्या है, शीर्षक का औचित्य क्या है, दोनों सेम है। औचित्य क्या है, संदेश क्या है, ये आप अपने ग्रामर की कॉपी में, मैं बोली हूँ कि ग्रामर की कॉपी में आप इस प्रश्न के उत्तर आप अवश्य लिख लेंगे। फिर मैं इसके बाद कल आपको पढ़ाऊंगी। थैंक यू।